हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जसबीर देवगन और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वेश्चन एंड आंसर्स। मुझे कुछ ईमेल्स आए थे और कुछ फेसबुक के ऊपर लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था और इंस्टाग्राम के ऊपर, और हर जगह से मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस को उठाया है और मैं चाहता हूं कि मैं उनके आंसर्स यहाँ पे दूं और लोगों तक अपना व्यू पॉइंट रख सकूं कि उन सवालों के पीछे लॉजिक क्या है और उनका सही जवाब क्या हो सकता है। पहला सवाल है हाउ टू मेक ए फ्लैट चेस्ट। देखिए दोस्तों, जो भी इंसान ये सवाल पूछेगा मुझसे या जो पूछ रहा था, उसके मन में सिर्फ यही चीज़ है कि वो जब शीशे में अपने आप को देखता है तो उसे लगता है कि उसकी चेस्ट के ऊपर फैट है, वो उसकी चेस्ट थोड़ी बल्की है और वो उसे फ्लैट बनाना चाहता है। फ्लैट इन द सेंस उसे शार्प करना चाहता है और जो बल्क है उसे वो रिड्यूस करना चाहता है। तो यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि हाउ कैन आई मेक ए फ्लैट चेस्ट। आप कुछ करके वो चेस्ट को जो है फ्लैट नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि मैं अपनी फैट परसेंटेज को कैसे कम करूँगा, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी चेस्ट के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, आपके स्किन में जो फैट अवेलेबल है, उस फैट की वजह से वो चेस्ट हैवी नज़र आ रही है या वो लूजनेस है या वो बल्क है। तो यहाँ पे आपका सवाल होना चाहिए कि मैं अपना फ़ैट रिड्यूस कैसे करूँ। हाँ, कोई कह सकता है कि सर मुझे बताइए कि चेस्ट से फ़ैट मैं कैसे कम करूँगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दोस्त, कोई भी ऐसा तरीका इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है कि आप शरीर के किसी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम करें और वहाँ से उस एरिया से फ़ैट आप कम कर लें, या इसे सरल शब्दों में कहा जाता है स्पॉट रिडक्शन। तो चेस्ट पे आपके फ़ैट है और आप चेस्ट की एक्सरसाइज लगाओगे तो चेस्ट का फैट कम नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखिए। जैसे लोग लगाते हैं पेट की एक्सरसाइजेस, लेकिन वो पेट की एक्सरसाइजेस लगाने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट वाली जगह से फैट कम हो जाएगा, जो कि सिंपली इम्पॉसिबल है। तो आपके सवाल का मैं एक सरल जवाब देना चाहूँगा दोस्त, कि अगर आप चाहते हो कि आपकी चेस्ट फ्लैट हो, आपके मसल्स अच्छे हों, डेप्थ हो उनमें, उसकी शेप अच्छी हो, तो आपको सबसे पहले अपनी फ़ैट परसेंटेज को नीचे लाना होगा। फ़ैट परसेंटेज नीचे आती है एक रेगुलर हैबिचुअल ईटिंग हैबिट्स के साथ। आप एक अच्छा अपना डाइट प्लान करें, आप अपने डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। उसके बाद आप अपना वर्कआउट करें, कंपाउंड एक्सरसाइजेस करें, ओवरऑल बॉडी को एज ए यूनिट ट्रीट करें। स्क्वाट लगाएं, डेडलिफ्ट लगाएं, बेंच प्रेस लगाएं, क्लीन एंड प्रेस लगाएं। तो इन सभी एक्सरसाइजेस के साथ ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म जब बढ़ेगा तो आपकी फ़ैट कम हो जाएगी। तो वो फ़ैट चाहे चेस्ट पे है, वो चाहे लेग्स पे है, वो चाहे पेट पे है, वो कहीं पे भी है, आपकी वो फ़ैट कम होनी शुरू हो जाएगी। तो रेदर दैन थिंकिंग अबाउट मेकिंग ए फ्लैट चेस्ट और रेदर दैन थिंकिंग अबाउट शेपिंग योर चेस्ट और एनी अदर मसल, आपको सोचना ये है कि मेरी लाइफ का पहला मोटिव होना चाहिए कि मुझे ये फ़ैट कम करनी है पहले। और जब आपकी फ़ैट कम होती चली जाएगी तो नीचे जो मसल है, जो ऑलरेडी थोड़ा या ज़्यादा बना हुआ है, वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा। और यकीन मानिए दोस्त, वो जो मसल है उसकी जो शेप है वो फ्लैट है। उसके जो कर्व्स होते हैं वो किनारे से जो चेस्ट की जो शेप बनती है वो तब बनती है जब वहाँ से फ़ैट उतर जाती है, तब वो नज़र आती है। तो मेरा ख्याल है कि ये सवाल का मैं जवाब दे चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाउ कैन आई मेक माई बाइसेप्स इन ए गुड शेप फ्रॉम द फ्रंट व्यू एंड फ्रॉम द साइड व्यू। तो ये जनाब जानना चाहते हैं कि बाइसेप्स को किस तरह से मैं बेहतर अपीयरेंस दे सकता हूँ ताकि वो सामने से देखने पे भी अच्छा लगे, साइड में देखने से भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि बाइसेप्स की जब आप बात करते हो तो वहाँ पे सिर्फ बाइसेप्स की बात नहीं होती है, वहाँ पे ट्राइसेप्स की बात भी होती है। आर्म्स की बात करते हैं जब हम बोलते हैं अपर आर्म या आर्म्स का साइज़, तो उसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों का योगदान होता है। तो अगर आप साइड से देख रहे हो तो भी आप देखोगे कि बाइसेप्स उतना नज़र नहीं आएगा जितना ट्राइसेप नज़र आएगा, और अगर आप सामने से देख रहे हो, साइड से देख रहे हो, दोनों तरफ, दोनों बार आपको ट्राइसेप्स की झलक ज़्यादा आएगी। और वैसे भी ट्राइसेप्स जो है वो बाइसेप्स से बड़ा मसल है। तो जितना ध्यान आप बाइसेप्स पे देते हो, अगर आप 3 एक्सरसाइज लगा रहे हो तो, और उसके बाद आप बहुत अच्छी डाइट खा रहे हो, आप बहुत रेस्ट करते हो, जितना फोकस आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज पे कर रहे हो, जितना ध्यान आप उस पे दे रहे हो, उतना ही ट्राइसेप्स पे भी दीजिए। तो जब आप इन दोनों को आपस में इक्वली फोकस करके लगाओगे, पूरा ध्यान दोगे, डाइट, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, तो आपकी जो आर्म्स का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा
और आप सामने से देखने पे भी अच्छे लगोगे, साइड में से देखने पे भी अच्छे लगोगे। जो ओवरऑल सिमेट्री की बात करते हैं कि ट्राइसेप्स की वजह से आप साइड से देखने पे आपको आर्म्स अच्छी लगती हैं। आप ज़रा सोच के देखिए, अगर आप ट्राइसेप्स आपके पतले हैं, आपका बाइसेप आगे की तरफ निकला हुआ है, कोई साइड में से देखेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। वो जो आपकी जो बाह है, आपका जो आर्म साइज़ है, वो बिल्कुल बुरा लगेगा। तो ट्राइसेप्स का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि हफ्ते में एक बार बाइसेप्स लगाएं, हफ्ते में एक बार ट्राइसेप्स लगाएं, और जिस दिन आप चेस्ट लगा रहे हैं उसके साथ में ट्राइसेप्स बाइसेप्स कुछ मत लगाएं। अगर आपका ज़्यादा फोकस बाइसेप ट्राइसेप पे है, तो आप जिस दिन लैट्स लगा रहे हैं, बैक लगा रहे हैं, तो आप सिर्फ बैक लगाएं, क्योंकि वहाँ पे बाइसेप्स ऑलरेडी काम कर रहा है। कुछ दिनों के बाद आप अकेले बाइसेप्स को लगाएं, साथ में आप ट्राइसेप्स लगा सकते हैं। और जैसे ही चेस्ट लगा रहे हैं तो चेस्ट के साथ भी आपका ट्राइसेप काम कर जाता है, तो एक दिन तो वहाँ पे ट्राइसेप का वर्कआउट हो गया। उसके अलावा कुछ दिनों के बाद आप फिर से ट्राइसेप्स लगा के, इस प्रकार आप हफ्ते में 2 बार बाइसेप्स और 2 बार ट्राइसेप्स को फोकस कर सकते हो। तो एक बार तो इंडिविजुअली और एक बार बड़े मसल को ट्रेन करते समय आपका वो वर्कआउट हो जाएगा। तो इसके बाद बातें वही हैं कि आपको डाइट पे ध्यान देना है, आपको ये ध्यान देना है कि आपकी रिकवरी अच्छी हो रही है, रेस्ट अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स लगाए हैं और अगले दिन आप फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें बाइसेप ट्राइसेप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हो, बिकॉज फिर उस केस में क्या होता है कि रेस्ट नहीं मिलती मसल को, तो मसल इतना ग्रो नहीं होता। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये अगला सवाल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये पूछा है मेरे एक दोस्त ने, जो बहुत पतले हैं, बचपन से पतले हैं, और उन्हें लगता है कि अब वो कभी भी वेट बढ़ा नहीं सकेंगे। तो सवाल ये है कि मैं बचपन से पतला हूँ और मैं वेट बढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं हैवी हो सकता हूँ इन फ्यूचर नेचुरली, या मेरी सारी ज़िंदगी मैं यूं ही पतला रहकर गुजारूँगा? दोस्तों, जवाब इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि जो बॉडी टाइप आपको मिला है, जो जेनेटिकली आपको स्ट्रक्चर मिला है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा, वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा। लेकिन हाँ, ये यहाँ पे आप हार नहीं मानेंगे। आप ये नहीं सोच सकते कि बस अब मैं पतला हूँ, मैं एक्टोमॉर्फ हूँ, तो मैं ऐसे ही रहूँगा। आप कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, आपका वेट ज़रूर बढ़ेगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में लोगों को देखा है जिनका वेट बहुत कम था, बहुत पतली बाहें थी उनकी, बहुत पतली टांगें थी उनकी, और पेट के ऊपर उल्टा थोड़ा सा फैट भी था, लेकिन आगे जाके उन्होंने अपने आप को रीशेप किया और उन्होंने लेग्स के ऊपर बहुत काम किया, आर्म्स के ऊपर बहुत काम किया, और वो लोग आज उनको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कभी एक्टोमॉर्फ हुआ करते थे। ऐसे लगता है वो शुरू से मिज़ोमॉर्फ थे। वो कैटेगरी जो दरमियाना लगती है, ना ज़्यादा मोटे होते हैं वो, ना ज़्यादा पतले होते हैं वो, अच्छे लगते हैं, हैंडसम लगते हैं। तो उन्हें कोई देख के आज कह नहीं सकता कि वो कभी किसी ज़माने में इतने पतले भी हुआ करते थे। तो अगर आप भी पतले हैं और आपको लगता है कि आप हैवी होना चाहते हैं बट आप हो नहीं पाओगे नेचुरली, तो ये गलत है। आपको करना ये पड़ेगा कि आपको मसल मास को एनहेंस करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक आम बंदे के लिए जो कि ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, उसके लिए ये चीज़ आसान होती है कुछ हद तक। वो मेहनत करते हैं, अपनी डाइट सही करते हैं, और उनकी बॉडी थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। जो लोग बहुत पतले हैं, जो एक्टोमॉर्फ कैटेगरी में फॉल करते हैं, उन्हें यहाँ पे मेहनत, जो जिम में मेहनत करनी है वो तो करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि आपका दिल नहीं भी कर रहा तो भी आपको खाना तो पड़ेगा। आपको अपने आप को हर 2-2 घंटे में फीड करना पड़ेगा। 8 मील से लेके 10 मील तक मैं रिकमेंड करता हूँ उन लोगों को जो लोग पतले, बहुत पतले हैं। उनके वर्कआउट को भी मैं बहुत स्पेसिफिकली डिज़ाइन करता हूँ कि मान लीजिए आप जिम जाते हैं, तो आप जिम जाके वो सब नहीं लगाएंगे कि प्रीचर के ऊपर बाइसेप्स लगा रहे हो, है ना, या फिर आप कंसंट्रेशन कर्ल्स लगा रहे हो। ऐसी आइसोलेशन वाली एक्सरसाइजेस मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कंपाउंड मूवमेंट्स, बिकॉज कंपाउंड मूवमेंट्स गेनिंग, मसल गेनिंग के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल हैं जितनी वो फैट लॉस के लिए हेल्पफुल है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मेरे दोस्तों के लिए जो बहुत पतले हैं, वो जिम जाएंगे, वो जाके कंपाउंड मूवमेंट्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। रेपिटेशंस की बात करें तो मैं कहूँगा 8 से कम मत लगाएं आप। हाँ, अगर आपकी स्ट्रेंथ बहुत वीक है, अगर आपको लगता है कि आपसे 8 रैप होते ही नहीं है किसी भी पर्टिकुलर वेट के साथ, और आप अगर सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर पहले काम करना चाहते हैं, तो ठीक है, आप कम से कम 2 महीने के लिए 3 रेप्स लगाना शुरू करें। एक्सरसाइजेस वही रहेंगी, आप उनमें से 3 रेप्स लगाओगे, 1 2 3,
और 3 रेप्स के 5-5 सेट आप करोगे। यानी कि अगर आप फ्लैट बेंच कर रहे हो तो 3 रेप लगाओगे, एक सेट के बाद आप ब्रेक लोगे, थोड़ा सा वेट इंक्रीज करोगे, फिर 3 रेप लगाओगे, फिर ब्रेक लोगे, और इस प्रकार के 5 सेट आप लगाएंगे। तो ये मैं एक थोड़ा सा आपको हिंट देना चाहता हूँ कि अगर आप ये कर लेते हैं 1 से 1.5 महीना, आपकी स्ट्रेंथ पहले से थोड़ी बेहतर हो जाएगी। उसके बाद आप कम से कम 8 रेपिटेशंस करेंगे, 8 रेपिटेशंस आप करेंगे। और अगर आप 8वें रेपिटेशन में महसूस करते हैं कि आप 2 और लगा सकते हो तो आप ज़रूर लगाओगे। तो इस प्रकार से आप अपने आप को हमेशा पुश करोगे। और आपको हर 2 घंटे में मील खाना है, जिसमें कि कैलोरीज आपको बहुत ज़्यादा लेनी है। और प्रोटीन, ऑब्वियसली प्रोटीन बहुत कैलकुलेटिव मैनर के साथ आपको लेना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं है कि आप ऐसे ही रहोगे पतले, आप बड़े आराम से गेन कर सकते हो। करना सिर्फ यही है कि आपको विश्वास रखना है कि आप गेन कर रहे हो या आप गेन कर सकते हो। आपको विश्वास रखना है और लगातार महीने दर महीने, हर महीने आपको इसी चीज़ के ऊपर फोकस बना के रखना है। क्योंकि ये चीज़ अगर आपके मन में शंका पैदा करती है कि मैं पतला हूँ और हमेशा पतला रहूँगा, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, तो आप कर भी नहीं पाते हो ऐसा कुछ भी जिससे कि आप गेन कर सको। तो विश्वास रखें, आप गेन कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और जो मैंने अभी आपको टिप्स दिए हैं आप उनको फॉलो करके देखिए। और कोई भी आपके मन में सवाल आता है आप मुझसे ज़रूर पूछें। अगला सवाल है, अपर चेस्ट को इम्प्रूव कैसे करें कि उसमें लाइन नज़र आए। तो ये बड़ा फ़नी सवाल है। जैसे मुझे पता है कुछ लोगों को ये बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने शर्ट के ऊपर वाले 3 बटन खोले हैं और चेस्ट एकदम ऐसे नज़र आ रही है, बहुत अच्छी लगती है। तो अच्छी बात है। देखिए अभी यहाँ पे अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मुझे अपर चेस्ट का मसल डेवलप करना है, मैं किस प्रकार अपर चेस्ट का डेवलप कर सकता हूँ मसल मास। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों को बहुत आसान होता है लोअर चेस्ट को डेवलप करना, कुछ लोगों की शेप बहुत अच्छी निखर के सामने आती है, और ऐसे कुछ लोगों की अपर चेस्ट की होती है। लेकिन आप कुछ वर्कआउट्स को आगे पीछे करके उनको थोड़ा सा चेंज करके आप इस चीज़ को ठीक कर सकते हो। जैसे अगर आप अपर चेस्ट की बात करें तो आपको अपनी चेस्ट के वर्कआउट में सबसे पहले वो एक्सरसाइजेस लगानी चाहिए जो अपर चेस्ट को फोकस करती हैं। जैसे इंक्लाइन डंबल प्रेस या इंक्लाइन बेंच प्रेस या इंक्लाइन डंबल फ्लाई। इसके अलावा कुछ वेरिएशंस और होते हैं जो केबल के ऊपर होते हैं, तो आप केबल क्रॉस लगा सकते हो बेंच पे बैठ के थोड़ा इंक्लाइन करके, ताकि आपका जो फोकस्ड एरिया है वो अपर चेस्ट बना रहे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बड़ी अनोखी बात ऐड करना चाहता हूँ कि अक्सर लोग जब शोल्डर लगाते हैं तो शोल्डर को या तो एकदम 90 डिग्री पे बैठ के लगाते हैं, तो वहाँ पे भी शोल्डर के साथ थोड़ी अपर चेस्ट काम करती है। तो मैं कहूँगा हल्का सा आप उसमें इंक्लाइन रखें, थोड़ा सा पीछे रहें। अपनी रॉड को जब आप शोल्डर प्रेस लगा रहे हो तो रॉड को आप चेस्ट तक लेके आएँ, पूरा नीचे लेके आएँ, वहाँ से उसे पुश करें। तो शोल्डर के कुछ मसल्स हैं और अपर चेस्ट के कुछ मसल्स हैं जो शोल्डर वर्कआउट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो यू कैन ऑल्सो फोकस ऑन द अपर चेस्ट वाइल डूइंग योर शोल्डर प्रेस। तो इस तरह से आप थोड़ा सा चेंज करके अपने शोल्डर वर्कआउट्स में भी अपर चेस्ट पे टारगेट कर सकते हो। तो फ्रंट शोल्डर का एरिया और अपर चेस्ट का एरिया, इनको प्रायोरिटी पे रखें कि जब आप जिम गए और आपकी चेस्ट का वर्कआउट है, सबसे पहले वो एरिया को फोकस करें जिस एरिया पे आप ज़्यादा काम करना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि पीछे रह गया है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एब्स तो बने हुए हैं लेकिन वो सही शेप में नहीं है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। देखिए दोस्तों, आपकी जो मसल्स की बनावट है, एब्स की जो शेप है, कोई थोड़ी छोटी है कोई बड़ी है, तो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये आपको नेचुरली बॉडी, आपको स्ट्रक्चर आपको ऐसा मिला है। तो यहाँ पे अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे भी तो भी आपको उसमें से कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं निकल के आएगा सामने। आप बस ये ज़रूर ध्यान दें कि जब आप कोई एब्स की एक्सरसाइज लगा रहे हैं तो आपकी बॉडी बिल्कुल सीधी रहे। ऐसा कई बार होता है कि आपको एहसास नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा लेफ़्ट या राइट की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हो। तो अगर आप मान लीजिए लेग रेजेस लगा रहे हो तो आपको खुद नहीं पता लगेगा, लेकिन शायद आप लेग रेजेस सीधे नहीं लगा रहे, या तो थोड़ा सा राइट साइड की तरफ आप मूव ज़्यादा कर रहे हो या थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ आप मूव ज़्यादा कर रहे हो। तो इस चीज़ को ठीक करने का ये एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ।
अपने दोस्त को कहें कि वो आपके पीछे खड़ा रहे और आपकी वीडियो बनाए जब आप लेग रेजेस लगा रहे हो। और जब वो वीडियो बन जाए तो आप उसे ध्यान से देखें और उसमें आप सुनिश्चित कर लें कि आप बिल्कुल सीधे रहते हुए लेग रेजेस लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग जल्दबाजी में लगाते हैं, झटके देते हैं, जल्दी जल्दी वो बस 15 से 20 रेप्स करना चाहते हैं, वो जल्दी जल्दी करते हैं। तो वो मत करें। आप जब लेग रेजेस लगा रहे हो या कोई भी एब्स की एक्सरसाइज लगा रहे हो तो आप उस मूवमेंट को पूरी तरह, जहाँ से आप मूवमेंट को शुरू करते हो और जहाँ पर आप उसे ख़त्म करते हो, पूरी मूवमेंट के दौरान आपका ध्यान आपके एब्स पे होना चाहिए। जब आपका ध्यान इस प्रकार उस पर्टिकुलर मसल के ऊपर बना रहेगा तो आपकी जो शेप निखर के सामने आएगी वो अलग होगी। लेकिन जब आप झटका मारते हो, लोअर वाला जो पोर्शन होता है आप उसे छोड़ देते हो, वहाँ पे तो आपके एब्स पे स्ट्रेस नहीं आया और ऊपर आके भी आप रुक जाते हो। मतलब स्ट्रेस लगातार अगर बना रहेगा फुल रेंज ऑफ मोशन के दौरान तो मसल बहुत सुंदर बनेगा। यही वजह है कि कुछ लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है बड़ा बड़ा बेढवा होता है, बॉडी बन जाती है, उनका मसल बहुत बड़ा भी हो जाता है, लेकिन वो खूबसूरती नज़र नहीं आती है। तो अगर आप वो खूबसूरती चाहते हो, और सिर्फ एब्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं शोल्डर, चेस्ट, बैक, लेग्स में सभी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि हर मसल में, हर एक्सरसाइज में फुल रेंज ऑफ मोशन आप लगाएं और पूरी रेंज ऑफ मोशन के दौरान अपना ध्यान आप उस एक्सरसाइज में, उस मसल में पूरी तरह बना के रखें। आपको पता है कि आप इस एक्सरसाइज में पूरा ध्यान लगा के लगा रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ब्रीद आउट कहाँ पे कर रहे हो, आप ब्रीद इन कहाँ पे कर रहे हो। तो जितना ज़्यादा हो सके आप उस एक्सरसाइज में डूब जाइए। शीशे के सामने खड़े होकर बाइसेप्स मत लगाइए, आंखें बंद करके कहीं कोने में खड़े होकर बाइसेप्स लगाइए। आप हैरान हो जाएंगे कि उसका मज़ा ही अलग है। जब आप बाइसेप्स लगा रहे हो तो आप दोनों आर्म्स की तरफ फोकस करो। पहले लेफ़्ट वाले की तरफ फोकस करो, उसे स्क्वीज़ करो। फिर जब आप हाथ बिल्कुल सीधे कर लेते हो, अब दोबारा जब आप रॉड को ऊपर पुल करते हो तो राइट वाले की तरफ फोकस करो। आंखें बंद रखो, फोकस करो, ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे ध्यान दो। देखिए, इस तरह एक्सरसाइज लगाने वाले पर्सन की जो बॉडी की खूबसूरती होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है, बहुत ही ज़्यादा अलग होती है, बहुत खूबसूरत बॉडी बनती है। तो जल्दबाजी मत करें, आप अपनी शेप को अच्छा रखने की बेहतर से बेहतर कोशिश करें, और चाहे वो एब्स हैं, चाहे वो कोई भी और मसल है, पूरा ध्यान लगा के लगाएं। और अगर आपको लगता है कोई एब्स छोटा है, बड़ा है, नीचे है, ऊपर है, तो अगर आप इतना ध्यान लगा के लगा रहे हो और फिर भी वो चीज़ आपको नज़र आती है, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो जेनेटिकली स्ट्रक्चर आपका इसी तरह से बना हुआ है। आप उसमें कोई और फेर बदल नहीं कर सकते। आप अपनी तरफ से 100% करिए, 100% अच्छा करिए, परफेक्ट करिए, लेकिन जहाँ तक वो बनेगा वो वैसा ही बनेगा। उसके बाद वो जेनेटिकल स्ट्रक्चर के अंदर है तो वहाँ पे हम लोग हेल्पलेस हैं, वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल है, क्या मैं पेट से फैट कम कर सकता हूँ बिना एब्स लगाए? ये बहुत मुझे सवाल बहुत पसंद है, बिकॉज इस सवाल के जवाब में बहुत बातें छुपी हुई हैं। देखो दोस्त, आप बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप एब्स नहीं लगाना चाहते मत लगाइए, और आपका जो पेट वाला जो एरिया है उसका फ़ैट कम होगा, ज़रूर होगा। आपको बाकी एक्सरसाइजेस लगानी है, पूरे ध्यान से लगानी है, पूरे सबमिशन के साथ लगानी है। आपको वेट अच्छा उठाना है, आपको रेप्स सही लगाने हैं, आपको मूवमेंट पूरी रखनी है। जब आप सारी बेसिक चीज़ों को सही कर देते हो और जब आप अच्छी तरह से अपने एक्सरसाइज लगाने के बाद घर जाके अपनी रिकवरी पे ध्यान देते हो, अपने रेस्ट पे ध्यान देते हो, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देते हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि फ़ैट आपके लेग्स पे है, कि पेट पे है, कि चेस्ट पे है, कि बैक पे है? फ़ैट कहीं भी होगी, वो फ़ैट कम होनी ही होनी है, क्योंकि आप अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहे हो। आपको अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए रोज़ इंची टेप लेके पेट को मेजर नहीं करना है। रोज़ आपको वेइंग स्केल के ऊपर खड़े होकर ये नहीं देखना है कि आज कितने किलो कम हो गए। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि क्या आप पिछले हफ्ते से ज़्यादा वेट उठा रहे हो, और क्या आप पिछले हफ्ते से ज़्यादा बेहतर फॉर्म में एक्सरसाइज लगा रहे हो, क्या आप पिछले हफ्ते से ज़्यादा अच्छी मूवमेंट और ज़्यादा नंबर ऑफ रेप्स लगाने की कोशिश कर रहे हो, क्या आज आपने फोकस जो किया है एक्सरसाइज में वो पिछले हफ्ते से बेहतर था? तो ये है आपकी असली प्रोग्रेस। लोग शुरू करते हैं 3 किलो के साथ और कुछ महीनों में वो पहुंच जाते हैं 6, 7, 8 किलो के ऊपर। वो जब 3 किलो से वर्कआउट कर रहे थे
तब उनका फोकस बहुत अच्छा था, आज उसी फोकस के साथ वो 7-8 किलो पे पहुंच गए, तो वो उनकी सबसे बड़ी प्रोग्रेस है और उन्हें पता भी नहीं लगेगा कब उनका वेट कम हो गया। तो लोग आजकल इम्पोर्टेंट चीज़ों को छोड़ देते हैं, इन चीज़ों को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनको छोड़ देते हैं और किन चीज़ों की बातें करते हैं कि मैं कितनी कॉफ़ी पी सकता हूँ, मैं कॉफ़ी से कैसे फ़ैट बर्न होता है, ग्रीन टी मैं दिन में 4 कप पी लेता हूँ, मैं फ़ैट बर्नर बाई कर लेता हूँ, मैं चिया सीड्स ले लेता हूँ। ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ें हैं। आपको अगर अगर आप बेसिक चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे, अगर आप अपने वर्कआउट पे ध्यान देंगे, आप अपने वर्कआउट के दौरान उस वर्कआउट की प्रोग्रेस पे ध्यान देंगे कि आपने पिछली बार जब स्क्वाट लगाई तो 50 किलो के साथ आपने 10 रैप लगाए, आज आप स्क्वाट लगा के हटे हो 50 किलो के साथ 11 रैप्स, बहुत ही अच्छी मूवमेंट के साथ, तो ये प्रोग्रेस है। जब आप इसी तरह हर हफ्ते, हर महीने और हर साल प्रोग्रेस करेंगे तो आप लगातार अपने आप को कुछ साल यंगर, जवान बनाते चले जाएंगे। और ये चीज़ों को लोग सोचते नहीं हैं, देखते नहीं हैं और भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि बस ठीक है, हम प्रोटीन ले लेते हैं, एक हम फैट बर्नर ले लेते हैं और हम कार्डियो कर लेते हैं और हम ग्रीन टी पी लेते हैं, चिया सीड्स खा लेते हैं, ओमेगा 3, मतलब ये सब चीज़ें तो बाद की बातें हैं। ये सब चीज़ें बाद की बातें हैं। जब आप एक घर बनाते हो तो घर बनाने के समय आप क्या सोचते हो? तब आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? तब बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं ईंटें, सीमेंट, रेत। तो इन चीज़ों से घर बनता है। शुरुआत में सरिया हो गया। क्या घर बनाने से पहले आप ये सोचते हो कौन सी दीवार पे कौन सा कलर करना है, या कौन सी दीवार के लिए कौन सी पेंटिंग खरीदनी है? ये तो बात की बातें हैं दोस्तों। तो अगर आपका फोकस ही गलत है, जो बहुत बाद की बातें हैं उन्हें आप पहले सोचोगे, तो आप कभी ध्यान नहीं दे पाओगे और कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप प्रोग्रेस कीजिए अपने वर्कआउट में, उसके बाद देखिए कि आपका वेइंग स्केल आपको कितना वेट बता रहा है और फिर कहीं जाके आप देखिए कि आपका कितना इंच लॉस हुआ है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगली बार मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक आप शेयर करते रहें हमारी वीडियोस को, अपने दोस्तों को बताते रहें, जो भी आपके सवाल हों हमें बताते रहें, हमसे पूछते रहें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद आप तक आपके सवालों के जवाब हम पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।